हाँ जी, तो कैसे हैं आप? आपका फिर से लर्निंग ट्रैक चैनल पे स्वागत है। आपको पता है कि हम इस पे जो है क्लास 9th और 10th की जो है सब्जेक्ट साइंस को कंसीडर कर रहे हैं। इस चैनल पे जो है सारा भी जो भी मटेरियल अपलोड किया जा रहा है वो क्लास 9th और 10th के जो है साइंस सब्जेक्ट से किया जा रहा है। इसी पे हमने जो है साइंस सब्जेक्ट की जो है एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है और उसी सीरीज का ये वीडियो रहेगा जिसमें आपके जो है टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे और जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका रहेगा बायोलॉजी वाले पोर्शन से, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जो है पूरी वीडियो देखिए और अपना जितना भी स्कोर रहता है वो जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें 15 क्वेश्चन है, बट जो है हम कॉन्सेप्ट को टच करते हुए चलेंगे तो 15 क्वेश्चन के साथ साथ कई आपके आउटर पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा, तो आपका जो है एक नॉलेज बहुत बेसिक जो नॉलेज है सेल के बारे में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। सेल की जो है साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी को जो है कोशिका अध्ययन को जो है कहा जाता है साइटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा समझ लेते हैं कि अगर किसी भी प्लांट या एनिमल की अगर नेमिंग की जाती है तो वो ब्रांच जो है डिस्कस की जाती है, उस स्टडी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अगर जो है टिश्यू के स्टडी की जाती है किसी ब्रांच में तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और अगर किसी प्लांट या एनिमल के अंदर अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इस तरह की अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो वो ब्रांच होती है आपकी फिजियोलॉजी। सेल का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेल। सेल ही जो है वो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पे कंसिडर किया जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था? ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक एंड रुडोल्फ विर्चो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, ये रॉबर्ट हुक की जो है इमेज लगाई हुई है मैंने साथ में। 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी और जो सेल डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल थी। इसके अलावा 3 साइंटिस्ट और यहाँ पे दिए गए हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, यानी कि जो जीवित थी, लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक इन 1674। 1674 में उन्होंने जो है ये सेल की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं दैट इज़ रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो है एक सेल थ्योरी दी गई थी स्लीडन एंड स्वान के द्वारा, तो उसको मॉडिफाई करके इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला सेलुला। दैट मीन्स कि जो न्यू सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है बनती है, यानी कि पुरानी सेलों से ही जो है नई सेलों की फॉर्मेशन होती है। इस स्टेटमेंट को जो है और सेल थ्योरी को जो मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे दैट इज रुडोल्फ विर्चो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका आपके पास ऑप्शन है नर्व सेल, मसल सेल, लिवर सेल एंड किडनी सेल। तो ह्यूमन बॉडी में कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं जैसे मसल सेल्स हैं, फैट सेल हैं, बोन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, नर्व सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं और इम्यून सेल हैं, उसके अलावा सेक्स सेल हैं। तो इन सब सेल में जो सबसे बड़ी कोशिका जो बॉडी में पाई जाती है दैट इज़ नर्व सेल। नर्वस सेल को ही जो है ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर देखिए साइज वाइज में वैसे अगर शेप में आता है तो सबसे बड़ी सेल में हम जो है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को कंसीडर करते हैं, बट अगर लार्जेस्ट पूछ लेता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ तब हम फिर वहाँ पे जाते हैं नर्व सेल के साथ। नर्व सेल जो है उस टाइम पे जो है सबसे बड़ी सेल कंसीडर की जाती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इनमें से सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है? दैट इज बैक्टीरियम, वायरस, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट। आप सभी को बता दो कि ये चारों के चार जो ऑप्शन हैं ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके जो सब के सब एक सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन इन सब में भी जो सबसे छोटी कोशिका है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ही वो सबसे छोटी लिविंग सेल है जो धरती पे एग्जिस्ट करती है, और इसी का एक अदर नेम होता है दैट इज़ PPLO, जिसको हम बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यही वो सबसे छोटी सेल है जो धरती पे एग्जिस्ट करती है, स्मॉलेस्ट साइज की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इनमें से आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो इन सब सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग कॉमन नेम दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है सुसाइडल बैग कहलाता है, यानी कि आत्मघाती थैली कहलाता है किसी सेल का। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जिसको जो है हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, या फिर कभी सेल अगर डैमेज हो गई तो उसके उन डैमेज पार्ट को जो है वहाँ से डिकम्पोज करने का जो काम है वो जो है लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए जो है लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जिससे कि वो इन्फेक्शन बाहर अदर सेल में ना पहुँचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वॉक्यूल, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, और एंडोप्लाज्म के भी अलग अलग टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमसे पूछा गया कि लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है वो इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज ही वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनसे जो है लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA। क्योंकि हमें पता है कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेंटर में रहता है, जिसको हम जो है नाम देते हैं न्यूक्लियस। लेकिन इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनके अंदर अपना खुद का DNA पाया जाता है, यानी कि वो अपने खुद की प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर खुद का DNA पाया जाता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुद का DNA और राइबोसोम्स ये दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो है अपने खुद के प्रोटीन की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है, और इसी वजह से इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है दैट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, जिसमें जो है खुद की सारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट में DNA और राइबोसोम्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस ही वो प्रोसेस होती है जिससे कि जो है जो भी फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड वो खाते हैं, उस फूड का जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के लिए भी कुछ सेल ऑर्गेनेल जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड गोल्जी बॉडीज, थर्ड न्यूक्लियस एंड फोर्थ वन लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नॉर्मली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड कंज्यूम करते हैं वो नॉर्मली करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में फूड लिया जाता है। ये जो है ब्रेक होता है पहले आपका पायरुवेट में, और ये जो पायरुवेट तक का जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन आपका चलता है साइटोप्लाज्म में,
और उसके बाद ये पायरुवेट ट्रांसफ़र करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ फिर ये ब्रेक डाउन होके आपके बनाता है ATP, जिसको हम जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, जो एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता है कि सेल नॉर्मली दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती हैं, और उनके कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेस पे हम सेल को या तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं या यूकैरियोटिक। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट करती है और राइबोसोम भी, बट उसमें नहीं पाया जाता, तो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा जो और भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स है वो कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, which cell organelle is the site of photosynthesis and also contain chlorophyll। सेल और वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी यूनिक प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो यूनिक प्रोसेस है जिससे जो है सन से आने वाले जो लाइट रेज हैं या जो एनर्जी है उस एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, रेडिएंट एनर्जी को, ग्रीन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही वो टेंडेंसी होती है जो आपके सनलाइट को ट्रैप कर सके या अपने पास इकट्ठा करके रख सके। इसके जो ऑप्शन है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वॉक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्हीं में जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक तरह के प्लास्टिड हैं, प्लास्टिड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो सन से आने वाली सनलाइट को जो है ट्रैप करता है, और फिर उसी की हेल्प से जो है आपका सनलाइट कन्वर्ट हो पाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, which of the following organelle is only found in the plant cell but not found in the animal cell। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज सेल को दो कैटेगरीज दी जाती हैं, प्लांट सेल जो प्लांट बॉडी में पाई जाएंगी एंड एनिमल सेल जो एनिमल बॉडी में पाई जाएंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट सेल में मिलता है बट एनिमल सेल में नहीं मिलता। आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो इसका भी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है कि केवल प्लांट के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट दिस प्लास्टिड विच कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और जो सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल प्लांट सेल में देखने के लिए मिलता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is respondent for the red color of tomato। इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो टोमेटो के रेड कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन है आपके पास बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ लाइकोपीन। लाइकोपीन ही वो पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। कई तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग फूड सबस्टांस में, और जैसे टोमेटो में आपका लाइकोपीन हो गया, इसके अलावा जो आपका चुकंदर होता है उसमें बिटानिन हो गया, इसके अलावा बनाना में ल्यूटिन हो गया या बनाना या मक्के में, उसके अलावा बीटा कैरोटीन गाजर में हो गया, और क्लोरोफिल आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें सब में अलग अलग तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो लाइकोपीन ही वो पिगमेंट है जो टोमेटो के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह आपको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कि वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में पाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है। जो प्लाज्मा मतलब जो हमारे सेल का जो भी हमारे सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के स्ट्रक्चर अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें तो इसके अलावा जो अंदर पाया जाता है उसी को हम प्लाज्मा नाम देते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो इस प्लाज्मा में पाए जाने वाले वाटर की परसेंटेज जो होती है वो होती है 90%। 90% प्लाज्मा जो है पाया जाता है, वाटर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी जो है मतलब ज़्यादातर जो लिक्विड मीडियम है वो 90% वाटर का बना हुआ है। 10% में आपके जो है अदर सॉल्यूट आते हैं, जो आपके प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, अदर जो भी कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं सेल के अंदर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच लिक्विड इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को क्या नाम देते हैं? दैट इज साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सेल होती है, सेल के अंदर एक तो बाहरी बाउंड्री होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं, एक सेंटर में स्ट्रक्चर होता है सराउंडेड मेम्ब्रेन से जिसको हम न्यूक्लियस नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले लिक्विड सब्सटेंस को तो नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं, तो उसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं तब हम इसके लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। यानी कि all the living liquid substance which is found inside the cell is known as protoplasm. Between the plasma membrane and the nuclear membrane, the liquid substance is known as cytoplasm, and the liquid substance which is found inside the nucleus is known as nucleoplasm. तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कुछ ना कुछ आपको जो है सीखने के लिए मिला होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिए, बाकी आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।